साथियों, हम आज बात करेंगे कुछ विशेष मुद्दों को लेकर और हमारे साथ है एपीआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष धीमान विजय मानकर सर। सर, हम पहला सवाल आपसे ये पूछना चाहते हैं कि अभी जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया है आर्थिक आधार पर आरक्षण का, इसके ऊपर आप इसका कैसे विश्लेषण करेंगे? देखिए, ये जो ईडब्ल्यूएस का जो रिजर्वेशन आया सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की जो 5 जजेस की बेंच थी, चीफ जस्टिस जो है उदय ललित, उनके इसमें बेंच जो गठित की गई थी और इसमें जो 3 जजेस ने जो है जो एक लीडिंग जजमेंट दिया है, जिसमें जस्टिस माहेश्वरी जो है, दिनेश माहेश्वरी जी, उनका जो लीडिंग जजमेंट है, उनको 2 जजेस ने कॉन्कर किया है। एक पारदीवाला जी है और एक त्रिवेदी मैडम है, जस्टिस त्रिवेदी मैडम जो है, और 2 लोग जो है, एक सीजेआई प्लस जस्टिस भट्ट जो है, उन्होंने डिफरिंग ओपिनियन दिया है। ऐसा जो है ये 5 जजेस का जो है वो जजमेंट है, जिसमें मेजॉरिटी ने इसको अपहोल्ड किया है। मैं आपको क्योंकि कोई भी बात करना है तो मुझे लगता है कि कुछ बेसिस पे करें तो अच्छा होगा। ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का कॉपी है हमारे हाथ में। ये वो डिसीजन का कॉपी है जिसको पढ़ने के बाद में जो है ये तमाम बातें जो है आप लोगों से कर रहा हूँ। ये पूरा जजमेंट जो है उसको पढ़ने के बाद मैं बड़े केयरफुली उसको पढ़ने के बाद ये बात करूँगा। इसके साथ बार बार संविधान सभाओं के डिबेट्स की बात आती है, ये उसका कॉपी है। एक वॉल्यूम, एक बुक है, बाकी और जो है ऐसे 5 बुक्स है, 12 वॉल्यूम्स है। तो ये सिर्फ दिखाने के लिए मैं कर रहा हूँ। और मैंने स्वयं जो है 2020 में 10 दिसंबर को रिजर्वेशन को एक्सपांड करने के 2 बिल बनाकर संसद को प्रस्तुत किए, प्रेजेंट किए पार्लियामेंट को। उसका ये कॉपी, इसके बेस पर हम लोग इसको समझने का प्रयास करेंगे। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 3 आर्टिकल्स को इसमें समझने की ज़रूरत है। एक आर्टिकल 16(4) जो बेसिक आर्टिकल रिजर्वेशन का बोला जाता है, जिसमें बैकवर्ड क्लासेस ऑफ सिटीजन्स ये वर्ड है, जिसमें रिजर्वेशन फॉर एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन, यानी जिसमें रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी या इंक्लूसिव डेमोक्रेसी की जो कंसेप्ट है, वो कंसेप्ट के तहत स्टेट में रिप्रेजेंटेशन के लिए, स्टेट पावर में शेयरिंग के लिए बैकवर्ड क्लासेस ऑफ सिटीजन्स के लिए रिजर्वेशन का प्रोविज़न है। अब बैकवर्ड क्लासेस ऑफ सिटीजन्स में जो कैटेगरी है वो ओबीसी का है, ट्राइबल्स का है, एसटीज़ का एंड शेड्यूल्ड कास्ट का है। फिर जो दूसरा जो रिजर्वेशन का क्लॉज है जो एजुकेशन वगैरह में काम में आता है, वो 15(4) है। उसमें जो टर्मिनोलॉजी यूज़ की है वो सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस प्लस शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स, ये 15(4) का जो है ये जो है वो लैंग्वेज है। और ये जो है वो प्रमोट करने के लिए एडवांसमेंट ऑफ दीज क्लासेस जो है, ये जो है वो वर्ड यूज़ किया गया है। और तीसरा जो है आर्टिकल 46, जिसको इवोक किया गया है ईडब्ल्यूएस को बनाने के लिए, जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में है, उसमें जो है वीकर सेक्शंस ऑफ पीपल ये वर्ड यूज़ किया गया है। एंड इन पर्टिकुलर एससीज एंड एसटीज भी वर्ड यूज़ किया गया है। यानी एजुकेशनल और इकोनॉमिक इंटरेस्ट को एडवांस करने के लिए, उनको ध्यान में रखने के लिए, ये इंटरेस्ट को प्रमोट करने के लिए स्टेट जो है प्रोविज़न कर सकती है। तो ये जो है वर्ड जो है वो 46 में वर्ड यूज़ किया गया है। तो ऐसे 3 बेसिक आर्टिकल्स को हमें समझने की ज़रूरत है, 15(4), 16(4) एंड 46 इस रिजर्वेशन के संदर्भ में। दूसरे आर्टिकल से जो 336 में 24, 25 एंड 26C जो है, जहाँ कौन शेड्यूल्ड कास्ट है, कौन शेड्यूल्ड ट्राइब है और कौन जो है वो बैकवर्ड क्लासेस ऑफ सिटीजन्स है, सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड्स, उसको डिफाइन किया गया है। अब हमें यह समझने की ज़रूरत है कि एक नया पूरा कैटेगरी जो है, एक नया आधार जो है कॉन्स्टिट्यूशन में लाया गया है। तो सबसे पहला यह सवाल है कि क्या पार्लियामेंट को ये पावर है क्या, ये पहला सवाल है। और दूसरा सवाल है कि क्या ये बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन को वायलेट करता है क्या। और ये तीसरा जो सवाल है इसमें कि ये जो है कौन लोग हैं ईडब्ल्यूएस में जिसमें जिनको रिजर्वेशन मिलेगा। तो पहली बात जो है, अगर हम आर्टिकल 368 को पढ़ते हैं और अगर मैं ज्यूरिस्प्रूडेंस का, कॉन्स्टिट्यूशन लॉ का और पॉलिटिकल साइंस के अगर मैं बेसिक कंसेप्ट्स को डील करूं, तो इसके लिए भी मैं आपको जस्ट सैम्पल बुक्स बताऊंगा, क्योंकि हम बैठे ही लाइब्रेरी में तो बताना मुश्किल है। लेकिन ये एक बुक का मैं आपको रेफरेंस दे रहा हूँ, बहुत लेटेस्ट बुक है कैम्ब्रिज का। उसके बाद में पॉलिटिकल थेरीज में सेटल्ड कंसेप्ट्स है कुछ, तो ये मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। ये जो सारा बुक्स है ये बहुत एडवांस बुक्स है, वर्ल्ड लेवल का बुक्स है, क्योंकि मेरा क्लेम ही रहा है कि मेरी लाइब्रेरी पहले 3 लोगों में है इंडिया में। तो ये सारे रेफरेंसेस को देके मैं आपको जो बहुत बेसिक दिखाने के लिए बोल रहा हूँ। तो यस, पार्लियामेंट इज हैविंग द कॉन्स्टिट्यूएंट पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन।
यानी आर्टिकल 368 के तहत, और जितना भी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसीज है या प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसीज है जो कॉन्स्टिट्यूशन के तहत निर्माण है, उसमें पार्लियामेंट्स को ये कॉन्स्टिट्यूएंट पावर होता है कि संविधान को वो अमेंड कर सकते हैं। एक जनरल पावर है जिससे लेजिस्लेशन बनाती है पार्लियामेंट, यानी लॉज बनाती है। दूसरा कॉन्स्टिट्यूशंस को जो है वो अमेंड करती है, उसको कॉन्स्टिट्यूएंट पावर्स बोला जाता है। तो पहले तो बात ये सवाल है, ये क्लियर है कि पार्लियामेंट को संविधान को अमेंड करने का, मेजर वे में भी अमेंड करने का पावर है। दैट इज एन अनरेस्ट्रिक्टेड पावर ऑन दी पार्लियामेंट, विद द पार्लियामेंट, वेस्टेड विद द पार्लियामेंट। दूसरा सवाल ये है जो सुप्रीम कोर्ट ने केशवानंदा भारती केस में सेटल किया है, जो जस्टिस कोनार्ड जो जर्मन प्रोफेसर थे और वहाँ के ज्यूरिस्प्रूडेंस से जो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन आया है कि भाई आप संविधान को अमेंड तो कर सकते हैं लेकिन कुछ जो बेसिक ढांचा है उसको अमेंड नहीं कर सकते। तो बहुत सारी बातों को बेसिक ढांचा बोला है सुप्रीम कोर्ट ने, जैसे फंडामेंटल राइट्स है, उसके बाद में प्रीएम्बल की कुछ मूल तत्व है, फेडरलिज्म है, जुडिशियल रिव्यू है, पार्लियामेंट के पावर्स है, कॉन्स्टिट्यूएंट पावर्स है, ये तमाम चीज़ों को बेसिक स्ट्रक्चर बोला है। तो क्या उसका ये वायलेशन करता है? तो उसका बिल्कुल वायलेशन नहीं करता। अब तीसरी बात, ये EWS कौन है? तो EWS इज ए कैटेगरी विदाउट कास्ट और क्रीड, यानी रिलीजन और कास्ट के अलावा जो भी लोग जो है आर्थिक तौर पे वीक है। ये BPL का रिजर्वेशन भी नहीं है, क्योंकि BPL का क्राइटेरिया लगभग 60-70 हज़ार भी नहीं होता इंडिया के अंदर, एनुअल बेसिस पे कह रहा हूँ। यहाँ 8 लाख तक का प्रोविज़न किया गया है, या आपको 1000 स्क्वायर फीट के घर का जो है वो प्रोविज़न किया गया है, या आपके पास इतने एकड़ ज़मीन नहीं होना चाहिए, उससे ज़्यादा ये प्रोविज़न है एक फैमिली के पास में, तब आप जाके EWS में क्लासीफाई होंगे। तो पहली बात हमको ये समझना है कि केवल ये अपर कास्ट का रिजर्वेशन नहीं है, ये इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस का रिजर्वेशन है, जिसमें अगर मैं ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन की बात करूं, जैसे जो इंडिया के अंदर ट्रेडिशनल वर्ना क्लासिफिकेशन था, उसके आधार पे यदि मैं बात करूं, जिसको मैं नहीं मानता हूं, प्रकृति और साइंस के हिसाब से ये आर्टिफिशियल है, अननेचुरल है, लेकिन समझाने के लिए बोल रहा हूं। जो क्लासिफिकेशन था तथाकथित ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और वर्णबाह्य, ये ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन था जो वर्णा का क्लासिफिकेशन है। तो इसमें त्रैवर्णिक जो है, जिसको त्रैवर्णिक में द्विज कहा गया है, तो 3 कैटेगरी को जनेऊ का जो है वो राइट था वेदों के हिसाब से और स्मृतियों के हिसाब से। एक तो तथाकथित ब्राह्मणों को था, एक तथाकथित क्षत्रियों को था, तीसरा तथाकथित जो है वो वैश्यों को था। लेकिन इसके अलावा बहुत सारी इंटरमीडिएट कास्ट हैं हमारे यहाँ पर, जिनको कोई भी तरह का क्लासिफिकेशन नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल मराठास, दे आर नोवेयर, कप्पूस, लिंगायत्स, देन पाटीदार्स, गुजर्स, जाट्स, इफ दे आर नॉट इन द OBC कैटेगरी, जहाँ जहाँ जो स्टेट में नहीं है। तो ऐसी कई कम्युनिटीज़ है, या कायस्तास जो ऐसी कम्युनिटीज़ है, या इंडिया के अंदर में सिंधीज, ये जो कम्युनिटीज़ है, या फिर अगर मैं रिलीजियस माइनॉरिटीज़ की बात करूँ, पारसीज, जैन्स, क्रिश्चियंस, मुस्लिम्स, देन उसके अलावा जो है वो सिख कम्युनिटी की भी कुछ कम्युनिटीज़ इसमें जो है रिलीजियस कैटेगरीज में इसमें आ सकती है। और यहाँ तक के जो शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब के लोग अपने स्टेट से माइग्रेट हो जाते हैं किसी कारणवश दूसरे स्टेट में, और वहाँ पर वो जो है, क्योंकि इन रिलेशन टू द स्टेट, आर्टिकल 341 एंड 342 में जो टर्मिनोलॉजी यूज़ की गई है, कि ये जो लिस्ट बनी गई है SC/ST की, वो इन रिलेशन टू द स्टेट है, यानी राज्य स्पेसिफिक है। तो इसलिए वो दूसरे राज्यों में जाकर वो कोई भी कैटेगरी में नहीं रहते, और इस पर बड़ी लंबी केसेस चली, और 2017 में आफ्टर ऑल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कहा कि भाई नहीं, ये इन रिलेशन टू द स्टेट ही है, इसलिए आपको वो स्टेट में SC/ST का रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। तो ऐसे जो लोग जो है SC/ST के जो माइग्रेशन के वजह से किसी लिस्ट में नहीं रहते, वो भी EWS में आ पाएंगे। तो मैं ये कहूँगा कि EWS में यहाँ पर जो है जो इंटरमीडिएट कम्युनिटीज़ है, यानी मराठास है, कापूस है, लिंगायत है, पाटीदार है, गुजर्स है, जाट्स है, जो OBC कैटेगरी में नहीं है, वो DTNTs की अनक्लासिफाइड कम्युनिटीज़ जो भटके विमुक्त है, उनकी अनक्लासिफाइड कम्युनिटीज़ वो, तीसरा रिलीजियस माइनॉरिटीज़ जिसमें क्रिश्चियंस है, मुस्लिम्स है, जैन्स है, सिख्स है, ये तमाम जो कम्युनिटीज़ है वो, और उसके साथ में SC/ST की जो कम्युनिटीज़ माइग्रेट होकर दूसरे राज्यों में जाती है वो, ये जो है, और कोई भी धर्म को नहीं मानने वाले भी, क्योंकि इसमें आपको कोई धर्म और कास्ट का उल्लेख नहीं करना है, सिर्फ ये उल्लेख करना है कि भाई आप SC/ST में नहीं हो। तो जो धर्म को नहीं मानते होंगे वो भी, ऐसे आर्थिक तौर पे जो कमज़ोर हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन का ही टर्मिनोलॉजी है, वीकर पीपल जो है, वीकर क्लासेस ऑफ पीपल जो है, तो उनके लिए ये रिजर्वेशन का कैटेगरी बनाया गया है।
मेरे लिहाज से इट इज़ अ रिजर्वेशन विदाउट कास्ट और क्रीड, यानी रिलीजन और कास्ट के आधार पे ये रिजर्वेशन है। और आर्थिक तौर पर जो है, जो कमज़ोर लोग हैं उनके लिए ये रिजर्वेशन है, और ये ह्यूमन राइट्स में संयुक्तिक है। और इसलिए ये जो ऑर्डर है ये ऐतिहासिक ऑर्डर है, और इसमें SC ST OBC का रिजर्वेशन कहीं भी डिस्टर्ब नहीं किया गया है। इसलिए मुझे ये लगता है कि दो तरह के रिजर्वेशन अब इसमें है। अभी इसमें देखिए, जो SC ST OBC को जो रिजर्वेशन है वो एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन के लिए, अगर आप 16(4) का टर्मिनोलॉजी देखेंगे तो उसमें एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन ये वर्ड है, लेकिन 16(6) को अगर आप देखेंगे जिसमें EWS का रिजर्वेशन है तो उसमें एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन ये वर्ड नहीं है। यानी ये जो एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन के लिए, यानी जो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी और इंक्लूसिव डेमोक्रेसी के लिए जो संविधान में प्रोविजन है रिजर्वेशन का, वो एक डिफरेंट है, और ये एक एनेबलिंग प्रोविजन है, एक अफर्मेटिव एक्शन के तौर पे लाया गया है। इसलिए इसमें कोई कोई गलत नहीं है। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो आर्थिक तौर पर कमज़ोर हैं। हम जानते हैं पार्टी में, हमारे पार्टी में तमाम तरह के लोग हैं, तो हम जानते हैं कि ऐसे लोग जो है काफ़ी परेशान हैं, और उन लोगों के लिए अगर इस तरह की रिजर्वेशन की कैटेगरी अगर क्रिएट की गई है बगैर OBC के, ट्राइब्स के और शेड्यूल कास्ट के रिजर्वेशन को डिस्टर्ब किए हुए, तो मैं नहीं समझता हूँ कि उसमें कोई गलत है। ये कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ को एक्सपांड करने का एक बड़ा महत्वपूर्ण जो है वो स्टेप है। और मेरा जो रिजर्वेशन का बिल है जो मैंने 2010 को 10 दिसंबर को बना के दिया, वो भी रिजर्वेशन को एक्सपांड करने का ही बिल है, जिस पर हम बाद में बात करेंगे।